हेलो प्यारे साथियों, आइए आपका भरपूर स्वागत है आपके नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। मैं विशाल विक्रम सिंह उपस्थित हूं आज की शानदार कक्षा लेकर के, जहां हम लोग बात करने वाले हैं। आपको थंबनेल पर दिखाई दिया होगा कि जो आपकी मासिक परीक्षा हुई है उसकी आंसर की लेकर के। आइए इस आंसर की पर हम लोग विचार करते हैं कि कैसे ये पेपर था, क्या इसका सॉल्यूशन होगा। आई होप कि आप लोगों का पेपर बढ़िया गया होगा। जो चीजें जहां से भी आई उसमें आपके भर का जो कंटेंट पढ़ाया गया वहां से बेहतरीन प्रदर्शन हमारे बच्चे करके आए हैं। आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आपके सामने एक पेपर लगा हुआ है, आई होप यही पेपर था आपका, ठीक है। और यहां पर आपको दिख रहा है विषय कोड, और कोड के साथ ये पूर्णांक भी दिख रहा होगा। 50 नंबर का ये पेपर था। 1 घंटे 30 मिनट में बच्चों ने मुझे बताया कि मैंने 1 घंटे में पेपर का जहाज बना दिया। तो पेपर के जहाज बनाने की जो स्थिति रही वो क्यों रही? क्योंकि बच्चों ने हमारे मेहनत किया है, और मेहनत का परिणाम हमेशा अच्छा होता है, ऐसा सब लोग कहते हैं। क्या आप देखते होगे कि 1 से 30 क्वेश्चनों में हमको कितने करने थे भाई? केवल 25 क्वेश्चनों के उत्तर देने, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, अर्थात 25 नंबर हमको यहां से गेन करने हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत भाई ये मार्शल साहब ने प्रस्तुत किया है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। कीमत रेखा या बजट रेखा का ढाल होता है, तो बजट रेखा का ढाल हमेशा ऋणात्मक होता है, ऋण को ढूंढो। फिर इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो y/x की बात हो जाएगी, y/x की बात हो जाएगी, अर्थात इसका आंसर डी हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। फिर अगर हम लोग बात करें मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप की इकाई क्या है? मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप की इकाई क्या है? तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन पे ए आंसर हो जाएगा, यूटिल्स। यूटिल्स की बात हो जाएगी, ए इसका भी आंसर हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें बेटा, अगर आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है चौथा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है वस्तु की हर अतिरिक्त इकाई का प्रयोग या सीमांत उपयोगिता की बात कौन करता है? तो सीमांत उपयोगिता की जो बात होती है वह घटती जाती है, घटती जाती है। इसका आंसर बी हो जाएगा, चौथे का आंसर बी हो जाएगा। ये बात क्लियर रखना, समझते रहना। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। अगर हम लोग बात दूसरी देखें, 5वें नंबर की, घिसावट बे किसमें सम्मिलित रहता है? घिसावट बे किसमें सम्मिलित रहता है? तो घिसावट बे को हम लोग क्या मानते हैं भाई? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, घिसावट, घिसावट में सम्मिलित की बात है। तो जब हम लिखते हैं ग्रॉस, क्या लिखते हैं? ग्रॉस। तो ग्रॉस की अगर बात की जाए, ग्रॉस की अगर बात की जाए तो ये मार्केट प्राइस पर होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी भाई, आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। बोलो भाई, ये बातें क्लियर हैं? अब छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। ये छठा नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर 5वें का ए हो गया, 5वें का ए। अर्धनिर्मित वस्तु, भाई साहब इंटरमीडिएट गुड्स पूछा है। अर्धनिर्मित वस्तु मध्यवर्ती नहीं का है, अर्धनिर्मित का है, मतलब अभी बनी नहीं है। और अर्धनिर्मित वस्तु में आप सीधे सीधे जाओ, अंतिम बन जाएगी, पूंजीगत बन जाएगी, इनमें से कोई होगा नहीं। इसका आंसर मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर है बी। छठे का आंसर हो जाएगा बेटा बी। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय मापन में निम्नलिखित विधि से किसका प्रयोग किया जाता है? इतनी बार पढ़ाया गया, इतने प्रकार से पढ़ाया गया, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं हमारे बच्चे। आय विधि है, व्यय विधि है, उत्पादन विधि है, बेहतरीन तरीके से सारे ऑप्शन भी हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलो एक आंसर तो मिला डी वाला, तो 7वें का डी हो जाएगा, डी फॉर डॉक्टर, ऐसा मान लो, डी फॉर डॉक्टर मान लो। आगे बढ़ जाओ भाई, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? चलिए भाई, ये क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर। एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र शामिल होता है भाई? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। ये बताते हुए काफी हर्ष की अनुभूति हो रही है कि भाई प्राथमिक भी है, प्राइमरी भी है, द्वितीयक भी है, तृतीयक भी है। कितने बेहतरीन तरीके से आपने इसको पढ़ा था। अभी जो हमने कराया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वहां से क्वेश्चनों की जरा स्थिति देखो कौन कौन से आए, ठीक है। 30 में 25 ही करने थे,
ठीक है, 30 में 25 ही करने थे, इसका भी आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी हो जाएगा 8वें का डी। फिर आ गया द्वितीयक क्षेत्र, दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन है, द्वितीयक क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है? एक बात बताओ, प्राइमरिक क्षेत्र में हमारा वन है, खेती है, ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन दूसरे क्षेत्र में ये आएगा नहीं, व्यापार आएगा नहीं भाई, बैंकिंग आएगा नहीं, तो सेवा क्षेत्र है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी, 9 का बी हो जाएगा। सीमांत उपयोगिता की गणना का सूत्र क्या है? सीमांत उपयोगिता की गणना का सूत्र क्या है? तो इस पे जरा हम लोग विचार कर लें, और इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। ये सूत्र वाला क्वेश्चन है, और ये आपको बात ध्यान देनी होगी, कहीं ना कहीं ये समष्टि से नहीं है, ये व्यष्टि अर्थात से, माइक्रो से है, तो ये क्वेश्चन माइक्रो से मिल रहा है, आपको ध्यान रखिए, माइक्रो से क्वेश्चन बनाया गया है। फिर 11 नंबर, जब कुल उपयोगिता दर घटती बढ़ती रहती है, सीमांत उपयोगिता पे क्या प्रभाव पड़ता है? जब कुल उपयोगिता घटती दर पर बढ़ती है, सीमांत उपयोगिता क्या होती है? क्या घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, ऋणात्मक होती है? जरा इस विषय पर ध्यान देना है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसको करने में जल्दबाजी करने पे आप भूल सकते हैं, ऋणात्मक होती है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर सीमांत उपयोगिता हो सकती है, मार्जिनल यूटिलिटी हो सकती है, तो क्या हो सकती है भाई? मार्जिनल यूटिलिटी, इनमें से सभी की स्थिति भाई, सीमांत उपयोगिता प्लस भी होगी, माइनस भी होगी, ठीक है, और वो 3 रूपों में देखी जा सकती है, ठीक है, बढ़ती भी, घटती भी है, और शून्य भी हो सकती है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो 12, 11 और 12 दोनों की स्थिति बन गई। फिर आगे बढ़िए, एक और प्रश्न आया आपके सामने, अगर हम प्रश्न नंबर 13 की बात करें, 13 नंबर की बात करें, बाढ़ पीड़ित को दी गई वित्तीय सहायता क्या है? देखो ये क्वेश्चन यहां भी पूछा है, ये क्वेश्चन हस्तांतरण भुगतान में वहां भी पूछा है, ठीक है, तो उसे भी आप देख सकते हैं, उसे भी आप देख सकते हैं, किस रूप में आप देखेंगे, थोड़ा सा और बड़ा कर दें भाई, ठीक है, बाढ़ पीड़ित को दी गई, तो यह हस्तांतरण भुगतान होता है, ट्रांसफर पेमेंट होता है, कारक आय नहीं होगी, विदेश से होगी नहीं, आप आराम से इसको एलिमिनेट कर सकते हो, ये नहीं होगी सर, ये नहीं होगी, यही वाला होगा, ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से आप आराम से निकाल सकते थे, वैसे आंसर खुद चिल्ला रहा कि मैं ही हूं, ठीक है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय और घरेलू आय का अंतर बताओ, राष्ट्रीय आय और घरेलू आय का अंतर होता है, तो क्या होता है भाई, ठीक है, विदेशों से शुद्ध कारक आय। अब जरा एक बात ध्यान देना, इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अभी ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, अभी लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय, लघुत्तरीय में पूछा गया, ये क्वेश्चन भी पूछा गया हस्तांतरण भुगतान करके, तो राष्ट्रीय आय घरेलू आय में अंतर वहां पूछा गया, ये भी वहीं पूछा गया, ऑब्जेक्टिव में भी है, सब्जेक्टिव में, कितनी बेहतरीन बात है, और सब कुछ पढ़ाया गया है। 15 नंबर का आंसर क्या है बेटा? राष्ट्रीय आय का अनुमान प्रायः लगाया जाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ध्यान रखना, डी होगा, फैक्टर कॉस्ट से लगाते हैं, किससे लगाते हैं? फैक्टर कॉस्ट से लगाते हैं, एनएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। कारक लागत क्या क्या होती है। फिर 16 नंबर है, 16 नंबर है, साधन भुगतानों का योग किसके बराबर होता है? देखो यहां से जरा देखो इस बात को कि एक जैसा क्वेश्चन नजर नहीं आता है, घरेलू आय होगी नहीं, व्यक्ति आय होगी नहीं, राष्ट्रीय आय की स्थिति होती है, राष्ट्रीय आय, तो ये दोनों आंसर एक जैसे हैं, एक ही जगह से दोनों हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। बातें क्लियर हैं? आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आगे बढ़ जाएं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, तो हम लोग बताएं कि 17 नंबर क्वेश्चन, स्थायी पूंजी के उपभोग का क्या क्या कहते हैं? व्हाट इज द कंजम्पशन ऑफ द फिक्स कैपिटल कार्ड? क्या कहेंगे भाई? अगर पूंजी का उपभोग हो रहा है, जिस वस्तु को आप लाते हो प्रतिदिन अगर उसका उपभोग करोगे तो वो मूल्यह्रास ही होगा ना, डेप्रिसिएशन, कई बार पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया है? डेप्रिसिएशन, बी इसका आंसर हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, 17 का बी। 18 नंबर की बात करें, सम सीमांत उपयोगिता नियम को क्या कहा जाता है? सम सीमांत उपयोगिता नियम को क्या कहते हैं? ठीक है, लॉ ऑफ
मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड। सम सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है? तो इसको उपयोगिता का ह्रास नियम कहते हैं। देखो अभी आपके लॉन्ग टाइप में पूछा गया उपयोगिता का ह्रास नियम, सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम, ये भी यहां पे पूछा गया है। तो शॉर्ट में भी है, ऑब्जेक्टिव में भी और लॉन्ग में भी पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी। किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को क्या कहते हैं? तो मानवीय आवश्यकता की अगर क्षमता की पूर्ति की बात है तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, उपयोगिता होती है ना यूटिलिटी, यूटिलिटी की बात होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने ये रहा। आइए 20 नंबर है, उदासीनता वक्र मूल बिंदु से उत्तल होते हैं, उत्तल होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके सामने है और ये बेहतरीन है एमआरएस के कारण, ठीक है, घटते रहने का है, डिमाइनिशिंग एमआरएस, और इसका आंसर हो जाएगा बी। आप बी फॉर बॉम्बे देख सकते हो। देखो अभी उदासीनता वक्र की बात पिछली बार भी पूछी गई, इस बार भी पूछी गई। अभी इसको आप देखिएगा नीचे की तरफ भी इसको पूछा गया है, उत्तल होता है, कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। पिछली बार हमने बताया था कॉनकेव होता है, जिनको याद होगा उनको याद होगा। उदासीनता मानचित्र क्या संदर्भित करता है? इंडिफरेंस मैप रिफर टू, क्या रिफर करता है, क्या बताता है? तो देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या ये वक्र को बताएगा? नहीं। क्या ये न्यूनतम उदासीनता को बताएगा? नहीं। क्या ये पूरे सेट को बताएगा? जी हाँ, ये पूरे के पूरे सेट को अर्थात पूरे परिवार को बताता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 21 का सी हो जाएगा। 22 में उत्पादन संभावना वक्र, ये सारे क्वेश्चन माइक्रो से हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स से, ठीक है। उत्पादन संभावना वक्र होता है, तो उत्पादन संभावना वक्र इसी कॉनकेव की मैं बात कर रहा था, ये कॉनकेव होता है। क्या होता है बेटा? कॉनकेव होता है। ए इसका आंसर हो गया, पिछली बार लॉन्ग टाइप में पूछा गया था। अब एक क्वेश्चन आपके सामने फिर 23 नंबर है, आइए 23 नंबर की चर्चा कर लें। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? उदासीनता वक्र की ढलान को मापता है। कौन मापता है भाई? कौन मापता है? तो सीमांत प्रतिस्थापन दर ही मापती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। 24 में सीमांत उपयोगिता से कुल उपयोगिता कैसे प्राप्त की जा सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टोटल यूटिलिटी से ड्राइव्ड फ्रॉम दी मार्जिनल यूटिलिटी कैसे प्राप्त होगी? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला भी होगा, ये भी होगा, अर्थात ए बी दोनों की बात है, ए बी दोनों की बात है। 25 नंबर क्वेश्चन, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण में उपयोगिता की माप होती है। अब ध्यान दो, उपयोगिता की माप क्या होती है? तो यहां पे आपको मिलता है यूटिलिटल्स, ठीक है, यूटिलिटी जितनी होती है गणनावाचक में यूटिल्स की बात होती है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। 26 नंबर, उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन में होता है जहां बजट रेखा क्या होती है? लो भाई आपको बता दें कि जो क्वेश्चन इन्होंने ऑब्जेक्टिव में रखे हैं वही डिस्क्रिप्टिव में भी डाला है। पूछा बजट रेखा क्या है? बजट रेखा हमेशा ऋणात्मक होती है और एक्स से या वाई से अक्ष से यक्स अक्ष की तरफ लोगों के चेंज करने की, दिमाग को चेंज करता है कि भाई इसकी जगह इस वाली वस्तु को देख लो, ये दर्शाती है। यही चीज आपसे अभी शॉर्ट टाइप में भी पूछी गई है। बहरहाल इसे देखेंगे। 26 का है, उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन में होता है जहां बजट रेखा क्या होती है? बजट रेखा उदासीनता वक्र को जहां स्पर्श करती है, अर्थात इसका आंसर सी हो जाएगा बेटा। फिर आगे बढ़ते हैं, 4 क्वेश्चन आपके सामने और बचे हैं भाई, 4 क्वेश्चनों की श्रृंखला और बची है। आइए इस क्वेश्चन को भी करें। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, तृप्ति बिंदु पर एट द पॉइंट ऑफ सेटिस्फी, इसको कहेंगे तो भाई पूर्ति कहां होगी? जीरो पर ही होगी, जीरो पर ही होगी, शून्य पर होगी। 28 नंबर, गोसेन का प्रथम नियम क्या कहलाता है? लो भाई गोसेन का प्रथम नियम क्या कहलाता है, जरा इसको बताइए आप लोग, ठीक है। तो भाई क्या लगाए हैं? सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम। लो 3 बार इसे पूछा गया है। अभी सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम लॉन्ग टाइप में पूछा है तो उसे गॉसेन का भी नियम कहते हैं, ये बात ध्यान रखना है। फिर पूछा गया उदासीनता वक्र विश्लेषण किसने प्रस्तावित किया? तो इनमें से किसी ने नहीं। एक क्वेश्चन ऐसा तो आएगा ना, एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा ना, पैरेट थे, पैरेट महोदय ने इसको किया था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा,
ये अंतिम क्वेश्चन है आपके सामने। लो भाई, लिखा है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जितनी बातें क्वेश्चन थे, उपभोक्ता, सीमांत उपयोगिता, सीमांत ह्रासमान, बजट रेखा, ये सारी चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स से हैं। ये तो सिंपल बात है, इसे बच्चे जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या ये बातें क्लियर हैं? चलो भाई, अब इतने में कुछ क्वेश्चनों को अगर छोड़ दें, ठीक है, कुछ क्वेश्चनों को छोड़ दें तो आप लगभग चीजें क्लियर कर लेंगे, क्योंकि ये ज्यादातर इसका रुख किधर की तरफ है? समष्टि की तरफ नहीं, व्यष्टि की तरफ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ है। तो इसलिए, लेकिन जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, यहां से आप आराम से क्वेश्चन बन गया होगा। जैसे मैंने आपसे पढ़ाया है बाजार कीमत निवल उत्पाद। लो भाई, ठीक है, जब मैंने कहा था एनएनपी निकालना हो तो उसमें से माइनस किया जाएगा, मूल्यह्रास, डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। ये सारी चीजें आप लिख सकते थे, ये क्वेश्चन बन जाता। अच्छा, यहां से कितना करना है? 10 हैं, 1 से 10 हैं, केवल 5 बनाने, तो 1 बन गया आपका। हस्तांतरण भुगतान अभी आया था, ऐसा भुगतान जो गवर्नमेंट द्वारा जो इच्छुक व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनके पास चीजें नहीं हैं, उन तक पहुंचाया जाता है। पेंशन हो, किसान सम्मान निधि हो, छात्रवृत्ति हो, या अभी आपने कहा कि बाढ़ में पीड़ित लोगों को भी पहुंचाया जाए, हस्तांतरण भुगतान किया जाता है, तो उसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन 2 नंबर में है, इसे भी पढ़ाया गया है, तो ये भी आपसे बन जाएगा। एक देश की घरेलू सीमा से आप क्या समझते हैं? लो भाई, 3 क्वेश्चन आपके सीधे हो गए। घरेलू सीमा एक देश की ऐसी सीमा होती है जहां पर राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भौगोलिक सीमा आती है। मतलब 12 नॉटिकल माइल समुद्री क्षेत्र में आपके 7 वे पड़ोसी देश, जिसमें पाकिस्तान से लेकर के बांग्लादेश तक चीजें आती हैं, वे पड़ोसी जो आपसे स्थलीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है। 9 वे राज्य जो किनारे से समुद्र तटीय सीमा साझा करते हैं। 3 ऐसे देश जो नीचे से जलीय सीमा साझा करते हैं। तो भारत का, अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो घरेलू सीमा उसके पूरे राजनीतिक सीमा में स्थित भौगोलिक क्षेत्र की बात करता है, जहां पर एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य निकाला जाता है। घरेलू सीमा की जरूरत यहाँ जीडीपी एनएनपी में पड़ती है जब आप लोग बात करते हैं, काउंट करते हैं। इसे आप बता सकते थे बहुत अच्छे से। राष्ट्रीय आय, मैंने क्या कहा था? राष्ट्रीय आय तथा घरेलू आय में अंतर बताओ। मैंने अभी बताया कि राष्ट्रीय आय में क्या किया जाता है, अभी क्वेश्चन भी पूछा था। तो शुद्ध विदेशी, मतलब हमारे देश में जो लोग उत्पादित कर रहे थे उनको जीडीपी में मैंने कैलकुलेट किया था। लेकिन जब एनएनपी की बात करेंगे, जीएनपी की बात करेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो उसमें हम उनको माइनस कर देंगे, और जो बाहर विदेश में रह रहे भारत के नागरिक थे उन्हें हम प्लस कर लेंगे। ये बातें यहां से होती हैं। तो घरेलू आय में हम अपने दूसरे देश के लोगों को अपने घरेलू सीमा में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन कहीं की कंपनियां काउंट करते हैं। लेकिन जब नेशनल इनकम निकालते हैं, राष्ट्रीय आय, तो उनको हम माइनस कर देते हैं, और अपने बाहरी नागरिकों को, जो बाहर कंपनियां लगी हैं भारत की, उन्हें हम प्लस कर लेते हैं। ये अंतर आप बता सकते थे। बजट रेखा बेटा मैंने बताया हमेशा ऋणात्मक होती है, और वाई अक्ष पर जो भी साधन है, जो भी वस्तुएं हैं, उनके झुकाव को एक्स अक्ष पर दर्शाने का काम करती है। तो इसे बहरहाल अगर ना भी करते तो आपके पास 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते थे। फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, 10 नंबर। 5 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे मध्यवर्ती वस्तु क्या है। मैंने पढ़ा है कि मध्यवर्ती वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो आधार प्रदान करती हैं, आधार का काम करती है अंतिम वस्तुओं के निर्माण में, अर्थात कच्चा माल, ठीक है, जो अभी अंतिम वस्तुओं का रूप धारण नहीं करती है, लेकिन अंतिम वस्तुओं के बनने में आधार वस्तु या कच्चे माल के रूप में प्रयोग होती हैं। इन्हें मध्यवर्ती वस्तु कह सकते हैं। उदाहरण आप दे सकते थे ब्रेड के निर्माण में, जैसे आटे का उपयोग, तो आटा यहाँ पे मध्यवर्ती वस्तु है, इंटरमीडिएट गुड्स है। आई होप ये चीजें आप समझा सकते थे, बता सकते थे। तो पेपर के जहाज बनाने में बच्चों ने हमको जो बताया कि 1 घंटे के अंदर मैंने सब कुछ सॉल्व कर दिया सर। आइए दीर्घ उत्तरीय पर भी नजर डाल लें। 1 मिनट, 3 ही क्वेश्चन करने हैं। 3 क्वेश्चन कहां से निकालोगे? लो, पहला ही क्वेश्चन, उत्पादन के 4 कारक। तो भाई श्रम है, इस पे लिख देना, भूमि है, इसे लिख देते, पूंजी है, कैपिटल है, इसे आप एक्सप्लेन कर देते, और उद्यम है,
साहस है, तकनीकी है, ये चारों आप कारक को एक्सप्लेन कर देते तो चीजें बन जाती। क्या ये बातें क्लियर है? बोलो भाई, क्या ये बातें क्लियर हो जाएंगी? ठीक, चलो भाई, तो ये वाला क्वेश्चन तो यहीं से हो जाएगा। उसे परिभाषित करिए। पारिश्रमिक को क्या कहते हैं भाई? जितना जो परिश्रम करता है, ये फैक्टर कॉस्ट है, इनको अगर फर्म देगा तो इनका पारिश्रमिक बन जाता है। ठीक है, अब देखो सीमांत उपयोगिता मैंने बताया था, सीमांत उपयोगिता और ह्रासमान का नियम। सिंपल सी बात है, अगर इसे करना चाहते इसे करते, नहीं तो ये वाला हो जाता, ये वाला हो जाता। 14 नंबर, 15 नंबर बाजार कीमत पर राष्ट्रीय उत्पाद, घरेलू उत्पाद और विदेशी प्राप्त आय, ये बन जाता, ये बना और ये बन गया। आपके 3 क्वेश्चन करने थे, 5 में से बन सकते थे। वैसे सीमांत उपयोगिता को 1 मिनट में समझ लो। सीमांत उपयोगिता के नियम और ह्रासमान का नियम, जैसे जैसे वस्तुओं की स्थिति बढ़ती आती है, भूख अगर किसी को लगी हो, बेटा भूख अगर किसी को लगी हो तो वो 1 रोटी की बजाय 5 रोटी चाहेगा, लेकिन जैसे जैसे वो 1 रोटी खा रहा है तो उसके रोटी की जो डिमांड है वो कम हो जाए, सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। आई होप ये पेपर आपका बेहतर गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और एक बार इसे लाइक कर दें, हमारे परिवार पर बने रहें। जय हिंद।